तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, 10,000 फीट का ये जो एक्वेटिक बीस्ट फाइनली मारा गया और लोगों को ये लग रहा था कि इसके अटैक की वजह से प्रिंस युवान एलिमिनेट हो गया होगा। और जैसे माहौल शांत होता है, सभी लोग इसे देखकर हैरान थे। अब आगे सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी जाओजो को देखकर। ये फिर से बोलता कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी चोजन वंस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि इन्होंने सच में इस लड़के को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और सबसे पहले चूकिंग बोलते कि हमारा जूनियर ब्रदर सच में अनफैथमेबल है। ये सब बातें कर रहे थे, इसकी तारीफ कर रहे थे। तभी बीच में याव बोलते, उसको थैंक्स मत बोलो, उसको 10% एक्स्ट्रा दे दो, एक्वेटिक बीस्ट का हिस्सा, यानी कि युवान को 30% मिलना चाहिए। चोजन वंस यही सोच रहे थे, यार ये लड़की इतनी सुंदर है और ये युवान के लिए मतलब कुछ भी बोलने को तैयार है। फिलहाल कोई कुछ बोल नहीं रहा। याव फिर से बोल, क्यों मैं गलत हो गया? शूकिंग तो सीधा बोल देते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बात सही था इनके साथ। अगर युवान अभी रोकता नहीं था तो शायद वो एक्वेटिक बीस्ट नीचे भाग जाता था, या फिर चू किंग को अपना अच्छा खासा एनर्जी यूज करना पड़ता उसे रोकने के लिए। किंग चैन भी मान जाती है। किसी को पता नहीं था युवान ने वो आखिरी अटैक कैसे रोका था। वो रोका था इसने ड्रैगन सलाइवा ट्रू वाटर की मदद से ही, खुद के यानी इस बीस्ट का पावर इस बीस्ट पे ही यूज कर लिया था। पर एक चीज युवान नोटिस करता है कि जो ड्रैगन सलाइवा ट्रू वाटर है, जैसे जैसे ये रिजर्वायर के ऊपर आ रहा है, इसका इफेक्ट कम हो रहा है। फिलहाल युवान ये ड्रैगन इसेंस किंग चैन को पकड़ा देते, यानी कि जेनेसिस इसेंस। किंग चैन इसका हिस्सा बांटती है और युवान को एक हिस्सा पकड़ा देती। युवान भी कहता है, यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? किंग चैन फिर से कहती, कोई था जो तुम्हारे लिए 10% और मांग रहा था। युवान समझ जाता है कि ये याव होगी। याव को भी इसका हिस्सा मिल जाता है, साथ में टुनटुन को भी। अब टुनटुन इस हिस्से को निगलने ही वाला। तब याव इसको कहती, क्या तुम ये युवान को दे सकते हो? टुनटुन हाँ नहीं ना में सर हिलाता है। अब याव इसे लुक देती है गुस्से वाला। बाकी लोग इस माहौल को देख रहे थे। उधर चूकिंग को दिखाया जाता है, जो कि ये से कहता है, तुम देख रहे हो उस टेबल गर्ल को, एकदम बेरहम है ये। उस टुनटुन ने भी काफी मेहनत किया था, पर देखो उसकी कोई इज्जत नहीं। इस दौरान ये सोच, यार ये टुनटुन ये किस प्रकार का जेनेसिस बीस्ट है? मेरा होता तो इसका काफी अच्छा ख्याल रखता मैं। इधर याव अपना भी हिस्सा युवान को दे देती है। युवान इससे कह रहा था, यार टुनटुन को रहने दो, मतलब उसे दे दो एटलीस्ट। पर याव इसे समझाती है, मिथिक यूटोपिया खुलने वाला है और तुम्हारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, और तुम्हें लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है टुनटुन के साथ, तो अपना स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ाओ। और इस एक्वेटिक बीस्ट से भी अच्छा बेस्ट हम टुनटुन को दे सकते हैं मिथिक यूटोपिया के अंदर। इधर फाइनली ये एग्जाम एक तरह से खत्म हो चुका और किंग यांग की आवाज गूंजती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग ये टेस्ट पास कर चुके हो। और किंग यांग इस समय समझ चुके थे कि हालांकि इन्होंने ट्रिक का इस्तेमाल किया, पर फिर भी अच्छी बात है। इनका बेसिक इशारा युवान की तरफ। इन्हें पता था युवान ने क्या किया था, मतलब वो ड्रैगन सलाइवा ट्रू वाटर उसने कैसे यूज किया था, हर एक चीज इन्हें पता था। क्योंकि इनका पहला प्लान ये था, ये जो 10,000 फीट का एक्वेटिक बीस्ट है, ये सभी चोजन वंस को एकदम फोर्स कर दे। इन्हें नहीं लगा था कि बीच में युवान भी इन्वॉल्व हो। हाँ, पर एक चीज इन्हें अच्छा लगा कि सभी पीक्स वाले मिल के बैटल किए थे। अब सेक्ट मास्टर किंग यांग बोलते हैं, हर एक पीक रैंक दिया जाएगा, और जिसकी तरफ जेनेसिस इसेंस पिलर ज्यादा हाई उड़ेगा उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी। अब सातों पीक्स के ऊपर वो एक पिलर के समान हवा में बादलों को चीर के जाने लगा, और सबसे पहले स्वॉर्ड पीक का रूप चाहता है, यानी स्वॉर्ड पीक वालों को 4 स्टार बैप्टिज्म ही मिलेगा। पिछले साल उन्होंने एटलीस्ट 5 स्टार बैप्टिज्म हासिल किया था। हालांकि इसमें भी जैसे कॉन्सेंग हो गए, चीफ डिसाइपल्स हो गए, इनको अलग से रिवॉर्ड मिलता है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब। तो जैसे कॉन्सेंग वगैरह आराम से 7 स्टार बैप्टिज्म तो मिल ही जाएगा। समय के साथ स्पिरिट रून पीक, होंगिया पीक, लाइटनिंग प्रिजन पीक और स्नो लिटस पीक का भी जो पिलर राइज कर रहा था वो रुक जाता है। तो इन लोगों को 6 स्टार बैप्टिज्म मिलने वाला था। बारी थी अब कांगजुआन पीक और इसके बगल में सेंट जेनेसिस पीक का भी। दोनों के पिलर्स अभी भी बढ़ रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा स्वॉर्ड पीक वालों को आ रहा था, सेंट जेनेसिस पीक के पिलर को ऐसा बढ़ता हुआ देख। और इस समय टीचर शेनो, यान लू सॉन्ग और बाकी डिसाइपल्स प्रिंस युवान और याव की तरफ एक अलग ही रेस्पेक्ट से देख रहे थे। इधर सेंट जेनेसिस पीक का भी पिलर अब धीरे धीरे रुकने की कगार पर आ ही चुका, पर फिर भी कांगजुआन पिलर से कुछ 1 इंचेस ऊंचा ही था। पर युवान इस समय ये जो इसको इसेंस मिला था उससे भी अब रिलीज कर, और जैसे ही रिलीज करता है इसका पिलर और तेजी से बढ़ने लगा। फाइनली दोनों पिलर्स रुक जाते हैं। सेंट जेनेसिस पीक, कांगजुआन पीक लगभग 100 फीट ऊंचा था और ऊपर में 7 ड्रैगन्स के ऑरा को देखा जा सकता था। और अब सेक्ट मास्टर किंग यांग भी तारीफ करते हैं एल्डर शेन की कि इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। पर टीचर शेन सीधा बोलते हैं, मैंने तो किया है,
पर ज़्यादा तो युवान ने ही किया है, सब उसी का देन है। और किंग यांग भी बोल कि हाँ, मुझे भी लगा कि सेंट जेनेसिस पीक ज्वाइन करके ये लड़का अपने टैलेंट को वेस्ट करेगा, पर मुझे भी क्या पता ये कुछ ऐसा कर सकता। फिलहाल फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और सेक्ट मास्टर किंग यांग बोलते कि स्वॉर्ड पीक के जो बाकी बंदे हैं उन्हें 4 स्टार बैप्टिज्म मिलेगा, चोजन वंस और चीफ डिसाइपल्स को 6 स्टार बैप्टिज्म, स्पिरिट रून पीक वालों स्नो लोटस पीक, होंगिया और लाइटनिंग प्रिजन पीक को 6 स्टार बैप्टिज्म मिलेगा, चोजन वंस और चीफ डिसाइपल्स को 8 स्टार बैप्टिज्म। कांगजुआन पीक जो है वो सेकंड नंबर पे आया है, तो इनके सभी डिसाइपल्स को 7 स्टार बैप्टिज्म मिलेगा, चोजन और चीफ डिसाइपल्स को 8 स्टार बैप्टिज्म। अब बारी थी सेंट जेनेसिस पीक की, और ये बोलते हैं सभी बच्चों को 7 स्टार बैप्टिज्म मिलेगा, क्योंकि कांगजुआन पीक और सेंट जेनेसिस पीक लगभग सेम ही थे, बराबर ही आए थे, थोड़ा सा अंतर। और इस समय जैसे कि जाऊ टाई हो या लू यान हो, ये काफी खुश थे, क्योंकि पहली बारी में 7 स्टार बैप्टिज्म मिलने वाला, वो भी सब युवान वगैरह की वजह से। इस दौरान सेक्ट मास्टर किंग यांग स्माइल कर जब युवान की तरफ देख और कहते हैं कि युवान, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सच में काफी अलग, और ये मैंने नोटिस, तो तुम्हें मिलेगा 9 स्टार बैप्टिज्म। और जैसे ये बोलते हैं लोग भी हैरान, और एक इमोशन था युवान के अंदर, क्योंकि सबसे हाई लेवल का बैप्टिज्म 9 स्टार बैप्टिज्म ही होता। युवान को वैसे भी पहले 8 स्टार बैप्टिज्म एक बार मिल चुका था। युवान इस समय एकदम इमोशन से भर जाता, ऐसे अपने जाऊ एम्पायर और अपने दुश्मन वो एम्पायर की याद आती है कि पिताजी मेरा वेट करिएगा, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। इधर सेक्ट मास्टर किंग यांग अपने हाथों से मानो एक पिरामिड बना देते हैं और सभी डिसाइपल्स एक एक करके बैठ जाते, सभी के ऊपर एंडलेस ऑरा, जैसे कि हम बैप्टिज्म भी कह सकते हैं, वो गिरने लग। इस दौरान कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी बच्चे अपने अपने बैप्टिज्म से उठ चुके थे, 10 दिन और निकल चुके थे, और सबसे ज्यादा बैप्टिज्म रिसीव करने में चोजन वंस और चीफ डिसाइपल्स को लगता है लगभग 1 महीने। हालांकि सभी यहां से उठ के जा चुके थे, पर अभी भी एक बंदा का बैप्टिज्म अभी भी चल रहा था, और ये था जाऊ युवान। इवन सेक्ट मास्टर किंग यांग वगैरह भी यहाँ से जा चुके थे, बस एल्डर शेन यहाँ पे युवान पे ध्यान रख रहे थे। और जब भी लोग इन 1 महीनों में इस जेनेसिस रिजर्वायर सेरेमनी का डिस्कशन करते थे, एक ही बंदे का नाम याद आता था, जाऊ यू। और ये भी चर्चा चल रहा था कि यार ये 9 स्टार बैप्टिज्म रिसीव कर रहा है, पर 1 महीने से ऊपर हो चुका है, पता नहीं जब वो कल्टीवेशन से जागेगा तो उसका क्या ही लेवल हो। जैसे ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाई लीचे अब वो अल्फा 9 स्टार में एंटर कर चुका है, और वो शायद फिर से युवान से फाइट करना चाहता। पर दूसरा बंदा भी बोल अगर वो स्ट्रांग हुआ तो युवान भी स्ट्रांग होगा, तो उसे आराम से हरा ही दे। इधर युवान का जो बैप्टिज्म था वो लगभग 2 महीना पूरा करते करते आ चुका था, पर युवान अभी भी कल्टीवेशन में ही। इधर सीन शिफ्ट होता है और कई सारे चीफ डिसाइपल्स को दिखाए जाते, यानी 6 पीक के चीफ डिसाइपल्स, क्योंकि युवान तो अभी भी बिजी है। और वहीं सेंट जेनेसिस पीक के स्टोन पर जाऊ टाई लू यान ये लोग बैठे हुए थे, क्योंकि 1 साल बीत चुके थे और नए डिसाइपल्स अब एंटर कर रहे थे। और ये लोग ये डिस्कस कर रहे थे यार जाऊ युवान अभी भी बैप्टिज्म में है, मतलब हमारे तरफ से कोई चीफ डिसाइपल नहीं आया। यहाँ पे एक आवाज गूंजती कि सेक्ट मास्टर ने इस बार नए रूल्स रखे कि कोई भी डिसाइपल अपने हिसाब से पीक सेलेक्ट कर सकता है। इवन जाऊ टाई भी कहता है यार हम लोग जब आए थे तो हमें टीचर्स ने सेलेक्ट किया, हमारे ऊपर कुछ नहीं था, बस टॉप 10 को शायद छोड़ के। पर इस बार रूल्स थोड़े अलग, अच्छा भी है, पर ये चिंतित भी था क्योंकि 6 जो पीक वाले हैं वो काफी स्ट्रांग है। इनका सेंट जेनेसिस पीक क्या पता कोई ज्वाइन भी करेगा क्या। इधर सामने के प्लाजा पर 1000 से भी ऊपर, शायद 10,000, मतलब जितने भी नए डिसाइपल्स आ चुके थे। कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वैसे भी कांगजुआन पीक को सेक्ट मास्टर खुद हैंडल करते, तो वहां पे हमें ज्यादा फायदा रहेगा, और वहां पर तो चूजन वंस के लीडर चूकिंग भी हैं। कुछ डिस्कस करते हैं जैसे कि लड़कियां जो थी कि वो स्नो लोटस पीक ज्वाइन करेंगी, कुछ लोग स्वॉर्ड पीक, पर कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो सेंट जेनेसिस पीक, वहां पर मैंने सुना था कि एंसेस्टर कांगजुआन कल्टीवेट किया करते थे और वो खुल भी चुका है, लेकिन पीक मास्टर नहीं वहां पर तभी कुछ और डिस्कस कर रहे थे कि उनके चीफ डिसाइपल्स काफी अमेजिंग है, उन्होंने अभी जेनेसिस रिजर्वायर सेरेमनी अपने दम पर ही जीत लिया था। पर ये लोग फिर डिस्कस करते हैं, पर वो दिख नहीं रहे हैं। अब डिसाइपल्स अलग अलग पीक ज्वाइन करने लगे। जाऊ टाई वगैरह देखते हैं कि इनकी तरफ बहुत कम ही डिसाइपल्स आए थे और ज्यादातर जो फायदा था वो स्वॉर्ड पीक वाले उठा रहे थे, खास करके बाई लीचे। और तभी एक डिसाइपल कहता है कि अगर युवान होता तो कुछ और होता। बाई लीचे कहता है तुम्हें क्या लगता है, युवान होता तो सेंट जेनेसिस पीक को ज्यादा बंदे ज्वाइन कर, और मैं पहले जैसा नहीं, मैं युवान को आराम से हरा सकता। और बाई लीचे मन में ही सोच रहा कि सेंट जेनेसिस पीक अभी भी हमारे स्वॉर्ड पीक से बच्चा ही है। जाऊ टाई वगैरह देखते हैं एक छोटा सा ग्रुप, यानी नए डिसाइपल्स का, जो इनकी तरफ देख,
और बाकी भी पीक वाले इन पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि ये जो ग्रुप का लीडर था या थी, वो दिखने में शायद थोड़ी पावरफुल थी। और ये थी एक लड़की ब्लू कपड़ों में। इसका नाम था मूहू जायोमान। ये लड़की तेंगजो कॉन्टिनेंट के किसी बड़े क्लैन से थी, और फिलहाल का जो पीक कंपटीशन हुआ था इन लोगों का, जैसे होता है पीक सेरेमनी कंपटीशन, उसकी ये चैंपियन थी। और इस लड़की का ये जो नई बैच आई थी, इनमें से बहुत सारों पर एक अलग ही रौब सा था। लोग इनकी बात मानते थे, और ये देख रही थी और डिसीजन लेने में अभी भी संकोच कर रही थी कि कौन सा पीक ज्वाइन कर। अब जायोमान से एक बंदा पूछता है या बंदी कि आप कौन सा ये 6 पीक में से ज्वाइन करने वाली हो। 7वां पीक मतलब सेंट जेनेसिस पीक का ये नाम भी नहीं ले रहे थे, पर जायोमान इस दौरान सेंट जेनेसिस पीक की तरफ ही देख रही थी। तभी दूसरे बोलते यार वहां पे कोई पीक मास्टर नहीं है, आप वो ज्वाइन तो नहीं करना चाहते। पर जायोमान कहती वो अभी पीक खुला है, पर देख रहे हो वहां पे रिसोर्सेज बढ़ने ही वाले, और अगर तुम टैलेंटेड हो, मेहनती हो, तो कहीं भी आगे बढ़ सकते। और हमारे जो सीनियर ब्रदर हैं वो साल भर के अंदर ही चीफ डिसाइपल भी बन चुके, और शायद मुझे जितना याद है उनका नाम जाओ युवान है। बंदे और भी हैरान हो जाए कि मतलब वो 1 साल के अंदर ही चीफ डिसाइपल बन गए। और बाकी भी जो पूरी स्टोरीज थी ये सभी को बताने लगती है। तभी एक दूसरी लेडी बोलती कि अगर वो इतने कैपेबल है तो यहाँ पर आए क्यों नहीं। वैसे भी हम 2-3 महीने, क्योंकि जब भी वो लोग डिसाइपल्स आते हैं तो 2-3 महीने आउटर माउंटेन्स में रहते, तो इन्हें स्टोरीज तो पता चली जाती हैं इनर माउंटेन्स की। जायोमान कहती क्या पता शायद हमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। जायोमान फिर सेंट जेनेसिस पीक की तरफ बढ़ने लगी। इसे देखकर इवन जाओ टाई, लू यान वगैरह भी थोड़े सरप्राइज। अब ये आकर के जाओ टाई और लू यान से पूछती है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ कि क्या सेंट जेनेसिस पीक को जेनेसिस रिजर्वायर सेरेमनी में फर्स्ट रैंक मिला था। दोनों हाँ में सरी रात। और ये फिर से पूछती है कि क्या चीफ डिसाइपल जाओ युवान सेंट जेनेसिस पीक पर ही रहते और उन्होंने स्वर्ड पीक के बाइलीचे को हराया भी था। जाओ टाई हाँ में सरी लाता है। और वही दूसरी तरफ जाओ टाई और लुयन बात कर रहे थे और बाइलीचे को गुस्सा आ रहा था, और ये गुस्से में कहता है ये दोनों पर्पल सैश डिसाइपल मेरा इंसल्ट करना चाहते। जाओ टाई फिर से कहता है क्या तुम ये डिनाई करना चाहते हो बाइलीचे कि तुम उस कॉम्पिटिशन में हारे नहीं। और लुयान भी इसे डांटती। बाइलीचे बोलता है मैं उस समय केयरलेस, पर अभी युवान मिलेगा तो मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। और इस समय इसके बॉडी से पावरफुल जेनेसिस की बाहर निकल रहा था। ये दिखा रहा था कि मैं अल्फा के 9th लेयर पे एंटर कर चुका हूँ। लोग देखने लगते और नए डिसाइपल्स भी कि सेंट जेनेसिस पीक ये बंदा बुली कर रहा है, यानी ये स्वॉर्ड पीक वाले सच में काफी स्ट्रांग है। पर तभी अचानक से मानो एक टूटता हुआ था इस तरफ पड़ता है, लाइक अ थंडर। सेंट जेनेसिस पीक पर इसकी एंट्री होती है। गोल्डन लाइट इसके आसपास चमक रही थी, और ये था मेरा लड़का प्रिंस युवान। और जो बाइलीचे के बॉडी से निकल रहा प्रेशर था ये अपने आप यहाँ पर नलीफाई हो जाता है। और फिर से युवान बोलता है यार ये तुम स्वॉर्ड पीक वालों खेलना कब बंद करोगे, खेलना है तो मेरे साथ खेलो ना। युवान को देखकर जाओ टाई और लू यान काफी खुश हो जाते हैं। मो जायोमान ये भी ध्यान से देखती है युवान को। वही स्वॉर्ड पीक वाले बंदे अब पैनिक करना शुरू कर चुके। बाइलीचे बोलते तुम बड़ी बातें काफी करते हो, एक बार हराया है इस बार नहीं हरा पाओगे। क्योंकि बाइलीचे को लग रहा था अल्फा 9th लेयर, और अल्फा 9th लेयर का बंदा 8th लेयर से भी काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता। युवान कितना ही पावरफुल हुआ होगा, क्योंकि अल्फा 9th लेयर में जाने के बाद बाइलीचे के बॉडी जो जेनेसिस की स्टार्स अब वो 2 गुने हो चुके थे और 9,000 के ऊपर जा चुके थे। और ये अपने सिल्वर जेनेसिस की को रिलीज करता है। इवन प्रिंस युवान भी बाइलीचे के इस ग्रोथ को देखकर हैरान कि ये बंदा टैलेंटेड तो है। युवान हंस के कहता है तो तुम्हारे जेनेसिस की स्टार्स बढ़ गए हैं इसलिए तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट। और ये भी अपने जेनेसिस की स्टार्स को रिलीज करता है। इसका जो जेनेसिस की था मानो तारों के समान ट्रांसफॉर्म होने लगा, और एक अलग ही प्रेशर बाहर निकलता है। और इसके प्रेशर के कारण जो बाइलीचे का जेनेसिस की था वो पीछे हटने लगता है। बाकी भी जो चीफ डिसाइपल्स थे अलग अलग पीक के युवान की तरफ देखकर हैरान थे, क्योंकि युवान के जेनेसिस की गोल्डन स्टार्स मानो चमक रहे। और इसको कहा जाता है जब जेनेसिस की मैटेरियलाइज होने लगता है स्टार्स के फॉर्म, जो कि अल्फा 9th लेयर का बंदा शायद रिसीव कर पाता है। पर युवान शायद ये अल्फा 6th पे होगा या 7th पे हो, इतनी जल्दी कैसे कर लिया। और ऐसा तभी होता है जब किसी का जेनेसिस की स्टार्स 10,000 के पार चला जाए। ये संकेत कि युवान के जेनेसिस की स्टार 10,000 के पार होंगे। सभी चीफ डिसाइपल सोचते हैं कि 9 स्टार बैप्टिज्म रिसीव करके ये काफी ग्रो किया है युवान। बाइलीचे समझ गया शायद युवान इससे अभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहले युवान की बॉडी में 5,000 के आसपास जेनेसिस की स्टार, और अब फिलहाल ये 10,000 को पार कर चुके हैं। और फिलहाल युवान का जो पावर लेवल अल्फा 6 स्टार में नहीं जाता है, सीधा 7 स्टार में जा चुका था। और युवान चाहता तो बैप्टिज्म से पहले ही उठ गया होता, पर ये अपने पावर स्टेबल करने में लगा हुआ था। और युवान कहता है बाइलीचे अभी भी ड्वेल करना चाहोगे,
बाइलीचे फिर भी बोलता है, युवान ज्यादा खुश मत। जैसे ही मैं टेबल स्वीपिंग स्वर्ड और को पूरी तरह से मास्टर कर लूंगा, मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। लोग देख रहे थे कि युवान की एंट्री में क्या ही स्वैग। मूव जायोमान काफी एक्साइटेड कि मैं इन्हें अपना गोल बना सकूं, यानी कि इनसे कंपटीशन करूं। इधर यहाँ पर जो एक गाइडर थे वो सभी को रोकते हैं, यानी बाइलीचे, युवान वगैरह, कि झगड़े मत करो, तुम लोगों को नए डिसाइपल्स को रिक्रूट करना है। अब युवान भी इन नए डिसाइपल्स की तरफ देख और बताता है, वैसे हमारा सेंट जेनेसिस पीक ये ज्यादा लंबा समय पहले खुला नहीं है, और अगर तुम लोग टैलेंटेड हो और वर्क हार्ड करना चाहते तो हमारा सेंट जेनेसिस पीक रिसोर्सेज में भी तुम्हें काफी सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर तुम लोगों में कुछ ज्यादा ही एम्बिशन है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। बच्चे काफी समझदार थे, जो कुछ सारे थे, इन्हें समझ में आ गया था कि सेंट जेनेसिस पीक ग्रो कर रहा है, तो हमें रिसोर्सेज भी अच्छे मिलने वाले। कम डिसाइपल्स है तो हमारा ध्यान भी अच्छे से रखा जाएगा। पर फिर भी बाइलीचे बोलते हैं कि वैसे भी तुम एक चीफ डिसाइपल हो और हमारे पीक पर दो दो चोजन वंस हैं। इस दौरान वो जो ब्लू लेडी थी मूजायोमान, वो युवान की तरफ देखकर बोलती, किस्तिनीर ब्रदर युवान, क्या अगर मैं सेंट जेनेसिस पीक ज्वाइन करूं तो 1 साल में चीफ डिसाइपल बन सकती हूँ? युवान भी देख कि यार ये लड़की थोड़ी एम्बिशियस तो है। युवान को पता चलता है, लू यानी से बताती है कि ये पीक सेरेमनी कंपटीशन की चैंपियन है। बाकी भी 6 पीक वाले इसी की तरफ देख रहे थे कि ये लड़की इनकी तरफ आ जाए। मूजायोमान बोलती है, अगर आप कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पर युवान फिर भी बोलता है कि अगर तुम्हें सेंट जेनेसिस पीक ज्वाइन करना है और चीफ डिसाइपल बनना है तो तुम्हें अगले साल मुझे इससे लेना पड़ेगा। लुयान बोलती, यार अच्छे से बात करो, ये हमारी तरफ आ रही है, इतने हार्श वर्ड क्यों बोल रहे हो? मूजायोमान भी बोलती कि आप मुझे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जानबूझ के बोल रहे हो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं सेंट जेनेसिस पीक ही ज्वाइन करूंगी। युवान खुश होता है कि इस लड़की के अंदर डिटर्मिनेशन है, और ये बोलता है, फिर तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, समय पर तुम मुझे चैलेंज कर सकती हो, तब तक मैं शायद चोजन वन भी बन जाऊं। अब इसके ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग सेंट जेनेसिस पीक ज्वाइन करने लगते, और युवान इस दौरान स्वॉर्ड पीक की तरफ एक हल्के से स्माइल के साथ देखता है। इधर अगले दिन की सुबह होती है। याव युवान से बात कर रही कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। याव इसकी तारीफ तो करती है, पर फिर भी कहती, हालांकि तुम काफी इंप्रूव हुई हो, पर जो चीफ डिसाइपल्स है उनमें से कुछ एक अभी भी तुमसे शायद थोड़े स्ट्रॉन्गर हैं, जैसे कि कांगजुआन पीक का टांग मूंग से, लाइटनिंग पीक जियायान। क्योंकि ये पुराने लोग हैं तो चीफ डिसाइपल बने तो काफी मेहनत, तो ये ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है, और इनके भी जेनेसिस की स्टार्स 10,000 से ज्यादा ही हैं। युवान फिर भी बोलता है, अगर फाइट करूंगा तो पता चलेगा कि कितने स्ट्रॉन्ग है। फिर भी याव बोलती है, चलो मान लो तुम चीफ डिसाइपल्स ठीक ठाक, और चोजन वन जाउजो अभी भी तुम उसे नहीं हरा पाओ। और वैसे भी मिथिक यूटोपिया करीब आ रहा है, तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगा। याव देखती है कि युवान का चेहरा बनने लगा था, फिर यह हंस के कहती है, कोई बात नहीं। और ये समझाती भी युवान को कि वहां पे तो तुम्हें अच्छा मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 3rd रून भी है, साथ में वहां पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, तो तुम ग्रो भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपना फाउंडेशन स्ट्रांग रखना। जैसे चूकिंग वगैरह का एग्जाम्पल दे कि वो अल्फा 9th लेयर में कब के फंसे हुए नहीं है, वो जानबूझ करके खुद को ब्रेक थ्रू नहीं कर रहे हैं, ताकि उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि डिवाइन ड्वेलिंग काफी स्ट्रांग बने। और डिवाइन ड्वेलिंग की भी रैंकिंग होती है, जिससे हम 9 हेवन डिवाइन ड्वेलिंग कहते हैं। जैसे अगर किसी को 7 हेवंस डिवाइन ड्वेलिंग बनाना है तो शायद बॉडी में 7 लेयर्स बनते हैं। बहुत सारे लोग डिवाइन ड्वेलिंग में एंटर करते, पर जो ये ड्वेलिंग टावर बनता है या ड्वेलिंग हेवन 3 या 4 ही होते हैं, किसी किसी के 5 हो जाते हैं। 6 अगर हो गए तो बंदे को जीनियस माना जाता है, पर तुम्हें मिनिमम 7 तो चाहिए हो। युवान पूछता है, ऐसा क्यों? अब यावियो थोड़ी देर शांत हो जाती है, फिर बोलती है कि तुम जो टेक्निक प्रैक्टिस करते हो एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर, उसके 3 लेयर्स है। ग्रेड 5 तक हम उसे ओमनी पाइथन की बोलते हैं, ग्रेड 7 तक हेवनली सरपेंट की, ग्रेड 9 पर गैलेक्सी सैक्रेड ड्रैगन की बोलने लगते हैं, यानी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका एक चौथा भी लेवल जो कि 9th लेवल से ऊपर है, पर वो लेजेंड्स में ही गिना जाता है, मतलब ऐसा करने वाले शायद कोई है नहीं। और युवान फिलहाल 1st और 2nd लेवल के बीच में, यानी इसका जो की था वो 6th ग्रेड का शायद। और ये बताती है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर कोई ऑर्डिनरी की मेथड नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इसका रास्ता काफी कठिन है। एक बार तुम अगर इसे प्रैक्टिस करने लगे तो दूसरा कल्टीवेशन मेथड प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। हालांकि तुम ग्रेड 7 तक तो पहुंच जाओगे, पर तुम्हें अगर ग्रेड 8 में जाना है या 9 में, तो मिनिमम तुम्हें डिवाइन ड्वेलिंग 7 स्टार का बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम इसके आगे जा ही नहीं सकते। युवान को अब समझ में आता है कि इसको अपना फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और हर समय इतने साल बीत गए थे, एटलीस्ट इनको 3 साल तो हो गए थे साथ में। याव की जो मिस्ट्रीज थी वो सच में काफी ज्यादा थी। युवान फिर भी मन में, बस ये तो 7 स्टार डिवाइन ड्वेलिंग बोल रही हो ना, तो पक्का मैं इसे अचीव करके ही रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है, टीचर शेन वगैरह को दिखाया जाता है।
सेंट जेनेसिस पीक में अब काफ़ी सारे बच्चे हो चुके थे, डिसाइपल्स वगैरह की एंट्री हो चुकी थी और ये भी अब काफ़ी एक्साइटेड। इधर वही दूसरी तरफ मास्टर किंग यांग की वजह से चू किंग अभी ट्रेनिंग कर रहा क्योंकि मिथिक यूटोपिया शायद अब खुलने ही वाला था। और युवान यांग टीचर शेन से बातें कर रहा था। टीचर शेन भी बताते, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे भी नहीं पता पर काफ़ी करीबी है खुलने के। और ये बताते हैं कि क्योंकि तुमने जेनेसिस रिजर्वायर सेरेमनी में हमें फर्स्ट रैंक लाया तो हमें कई सारे कोटाज मिले, पर मैंने 10 ही लिया क्योंकि हमारे बच्चे अभी उतने कैपेबल नहीं हैं। मैं देना चाहता था सभी को अपॉर्चुनिटीज़, पर मिथिक यूटोपिया में लोग मारे भी जाते, चोजन वंस तक मारे जाते, तो तुम समझ सकते हो। युवान भी इनके डिसीजन से खुश था। दोनों बातें ही कर रहे थे तभी एक पुराना बेल यहाँ पे बजने लगता है। टीचर सेन समझ जाते ये बेल सेक्ट मास्टर हमें बुला रहे हैं और ये टीचर शेन युवान को अपने साथ लेके जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक पीक पर पहुंचते हैं जहाँ पर बाकी जो पीक मास्टर्स थे वो पहले से आ चुके थे। सेक्ट मास्टर किंग यांग सभी को ग्रीट करते हैं और कहते हैं फाइनली वो न्यूज़ आ चुका है, सेंगजोउ कॉन्टिनेंट के साउथ सी में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है और मेरा गेस अगर सही है तो वो मिथिक यूटोपिया ही शायद अब खुल रहा है। इस बार इसका डायरेक्शन साउथ सी में है। बेसिकली जो मिथिक यूटोपिया है ये एक डोमेन है या एक अलग स्पेस बोल सकते, और ये हर बार अलग अलग जगह पर अपने आप प्रकट होता है। युवान भी काफ़ी खुश था क्योंकि अगर मिथिक यूटोपिया नहीं खुलता तो इससे अगर अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो बाहर जाना पड़ता है इधर उधर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पर मिथिक यूटोपिया में इसे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और सेक्ट मास्टर किंग यांग बोलते हैं शायद 5 दिनों में मिथिक यूटोपिया खुल जाएगा। सभी पीक मास्टर्स कौन कौन से डिसाइपल पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो डिक्लेयर कर लो। सेक्ट मास्टर किंग यांग देख रहे कि युवान थोड़ा सा बेचैन सा था और ये पूछते हैं कि युवान तुम्हें कुछ पूछना है। युवान इन्हें ग्रीट करता है और ये बोलता है कि मुझे मिथिक यूटोपिया के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके अंदर ऐसा क्या मिलता है कि हम काफ़ी स्ट्रांग बन सकते। सेक्ट मास्टर किंग यांग इस प्रश्न से सरप्राइज नहीं होते बल्कि उत्साहित हो जाते और बताते हैं कि मिथिक यूटोपिया के अंदर कई सारे केव्स हैं, कई सारे ऐसे मिथिक जेनेसिस इसेंसेस हैं और उसकी मदद से तुम अपने डिवाइन ड्वेलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते। साथ में ये डिवाइन स्टेबलिशिंग ट्रेजर के बारे में बताते कि अगर तुम मिथिक जेनेसिस इसेंस को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करोगे तो कुछ समय के बाद ये एक ट्रेजर में बदलने लगता, और जब तुम डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू करोगे तो ये तुम्हारे डिवाइन ड्वेलिंग की में बदल जाए। इस दौरान सेक्ट मास्टर किंग यांग एक फूल की कली दिखा जिसमें एक पावरफुल प्योर ऑरा थी और ये बताते हैं ये 5 कलर डिवाइन स्टेबलिशिंग ट्रेजर है जो कि एक डिसाइपल को मिला जब मिथिक यूटोपिया खुला था। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान ही वो मर जाता है, तो फिलहाल ये चीज़ मेरे पास, तो ऐसी चीज़ें तुम बना सकते हो और जब डिवाइन ड्वेलिंग में एंटर कर रहे हो तो इस ऑरा को एब्जॉर्ब कर पाओ और इसकी मदद से तुम आराम से 3 स्टार का डिवाइन ड्वेलिंग बना सकते। और ऐसे बहुत अगर किसी को 9 कलर डिवाइन स्टेबलिशिंग ट्रेजर मिल जाए तो वो 9 स्टार डिवाइन ड्वेलिंग बना सकते। और ये युवान को समझा कि तुम्हें चौकन्ना भी रहना पड़े, वहाँ पे खतरे काफ़ी ज़्यादा होंगे क्योंकि अलग अलग सेक्ट के डिसाइपल्स आने वाले हैं जैसे कि सैक्रेड पैलेस और बाकी लोग, और ये पुराने दिनों को याद करते हैं कि इनके कई सारे डिसाइपल्स मारे भी जा चुके। युवान का फिलहाल मकसद ये था कि ये 7 कलर का डिवाइन ट्रेजर हासिल करेगा तो ये आराम से 7 स्टार या 7 हेवन डिवाइन ड्वेलिंग अपनी बॉडी में बना पाएगा। अब ये मैटर तो डिस्कस हो चुका था। सेक्ट मास्टर किंग यांग बाकी चोजन वंस की तरफ देखते हैं, फिर चू किंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना सैक्रेड पैलेस से टोटल 16 चोजन वंस आ रहे हैं और तुम लोगों ने एटलीस्ट वहाँ के जो टॉप 3 चोजन वंस हैं जिन्हें 3 लीडर्स भी कहा जाता है उनका नाम तो सुना ही होगा, जियांग टियानशे, जांग टाइकिंग और जिन चैनजी, ली किंग जन वगैरह, ये नाम तो सुने ही। बस कोई अगर लेजिली खड़ा था तो वो था जू किंग, पर पहले वाले बंदे का नाम सुन करके ये पहली बार थोड़ा सीरियस होता है। और ये जो जियांग टियाशेन है इससे चू किंग एक बार फाइट भी कर चुका है पर चू किंग उससे हार गया था। तो जो पूरे सेंगजोउ कॉन्टिनेंट की रैंकिंग है उसमें चू किंग की रैंकिंग दूसरे नंबर पर है और जियांग टियाशेन ये पहले नंबर का बंदा है। और वहीं जान टाई किंग और जिन चियानजी इनका भी नाम काफ़ी फेमस है और पूरे सेंगजोउ कॉन्टिनेंट में इनकी रैंकिंग जान की 3rd है और जिन चियानजी की 5th है। युवान भी सोचता कि याओ याओ जब कहती है कि चू किंग काफ़ी स्ट्रांग है तो वो बंदा जो पहले नंबर पर जियांग टियाशेन वो कितना स्ट्रांग होगा। युवान अब एक प्रेशर फील तो करता है कि यार ये बैटल सच में काफ़ी हार्ड होने वाला है। बाकी भी चोजन वंस सेक्ट मास्टर से कहते हम अपना बेस्ट देंगे। युवान भी यहाँ पर इन्हें ग्रीट करता है। ऐसे मालूम कि कांगजुआन सेक्ट और सैक्रेड पैलेस में पुराना दुश्मनी है तो मिथिक यूटोपिया में ये उभरेगा ही। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।